सायंकाल के इस अनौपचारिक सत्र में मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इस सत्र का उद्देश्य यही है कि एक कवि के रूप में माननीय प्रोफेसर अरुण कमल जी हमारे मध्य उपस्थित है, तो उनसे मुखातिब हुआ जाए, रचना प्रक्रिया का जो सौंदर्य होता है उसको जाना जाए, उसको समझा जाए और एक गोता लगाया जाए उनकी रचनाओं में, जिससे ये पता चले कि एक कवि और एक कवि की रचना धर्मिता किस प्रकार से परवान चढ़ती है। और सही मायने में एक सच्चा और अच्छा कवि वही होता है जिस कवि की रचनाओं से पाठक सरलतम रूप में साधारणीकरण स्थापित करता है। और जब तक ये तादात्म्य में स्थापित नहीं होता है, क्योंकि कविता अंततः है क्या? कविता दरअसल भावों का संप्रेषण ही तो है। और जब भावों का इस प्रकार से संप्रेषण होता है और जब तादात्म्य में स्थापित होता है, तभी जाकर के हम उसका आस्वाद ग्रहण करते हैं और तभी जाकर के हम एक आनंद की अनुभूति जो कि चरम है कविता का, जो कि सभी प्रयोजन का मूलीभूत जिसको हम स्वीकार करते हैं, तो वहां तक पहुंचा जाए। तो इसीलिए एक रचनाकार के लिए बहुत ज़्यादा जटिल कार्य होता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कविता को, कि शब्द चयन की जिस प्रक्रिया से उसको होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे हम नंददास के बारे में कहते हैं कि अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया, है ना, किस प्रकार से नंददास शब्दों का चयन करते थे, या बिहारी किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जटिल भी प्रक्रिया है और बहुत ज़्यादा कठिन भी प्रक्रिया है, क्योंकि अंततः भावों से पहले अगर श्रोता या पाठक तक कुछ पहुंचता है तो वो शब्द पहुंचते हैं। तो इसलिए शब्दों की अहमियत है। और इसीलिए सवेरे जब मैं बात कर रहा था साहित्य की, तो उसके अंतर्गत मैंने कहा था कि साहित्य के लिए भामा कहते हैं कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। और इसीलिए ये भी मैंने कहा था कि जो सहित शब्द है वो बहुत ज़्यादा व्याख्या सापेक्ष है, क्योंकि हम आम बोलचाल में कहते हैं कि जो जितना सरल दिखता है वो उतना ही कठिन होता है। और यह परिभाषा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए भी है क्योंकि जब कुंतक इसको परिभाषित करते हैं तब वो ये कहते हैं कि अन्य जितने भी शास्त्र हैं, सामाजिक शास्त्र है, विज्ञान है, उनसे साहित्य और साहित्यकार की जो भाषा है वो अलग होती है। किस रूप में अलग होती है? क्योंकि यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनमें एक प्रकार की होड़ दिखाई पड़ती है, और वो होड़ है शब्द की और अर्थ की। शब्द यह जताने का और बतलाने का प्रयास करता है कि मैं अधिक सुंदर हूं, और अर्थ वह भी यह बतलाने और जतलाने का प्रयास करता है कि मैं अधिक सुंदर हूं। और इस पशोपेश में पाठक फंस जाता है, निर्णय नहीं कर पाता कि कौन ज्यादा सुंदर है, और फिर उस सौंदर्य का वह आस्वाद ग्रहण करता है, क्योंकि अंततः कविता सत्यम शिवम और सुंदरम को बयां करती है। और इसीलिए जब शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो उसमें उस प्रकार का आस्वाद हम ग्रहण नहीं कर पाते, उसमें उस प्रकार से हम डूब नहीं पाते, लेकिन साहित्य हमें पूरी तरह से डुबाता है। इसलिए बिहारी भी कहते हैं ना कि तंत्रिनाद कवित्तरस सरस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग। तो उल्टा है, जो उसमें डूबता है वो तर जाता है, और जो डूबता नहीं है वो वास्तव में डूब जाता है। तो ये जो स्थिति है वो वहां पर दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए अगर हमारे मध्य यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रचनाकार उपस्थित हैं, तो क्यों ना उस रचना प्रक्रिया, ये हमारे घर के हैं सर। वैसे अरुण कमल जी भी हमारे घर के ही हैं, हिंदी के ही रचनाकार हैं, लेकिन जो एक परायापन या अलगाव की बात हम कहते हैं तो सर के साथ कभी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये जब भी हमारे साथ रहते हैं तो ये कभी एहसास नहीं होने देते कि मैं अधिष्ठाता हूँ, मैं डीन हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ वाली बात वहाँ पर नहीं आती है। तो ये सर को हम हमारा ही हिस्सा मान करके चलते हैं। तो ये अच्छा सुअवसर है हमारे लिए कि एक तरफ हिंदी के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, दूसरी तरफ कन्नड़ के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, और दोनों के बीच में एक विदुषी बैठी हुई हैं मैडम, जो हमारी मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक भी हैं, और दोनों की संधि के रूप में इनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो अधिक समय मैं ज़ाया न करते हुए केवल एक सर की एक बहुत अच्छी कविता है और बड़ी अच्छी लगती, कई सारी सभी लगभग सर की कविताएं अच्छी ही हैं, लेकिन एक कविता ऐसी है जो बहुत हद तक, मतलब जितनी हम ये कह सकते हैं कि सर का व्यक्तित्व भी लगभग उसी प्रकार का है।
और अनायास जब सर इस कविता को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पत्नी कहानी से होकर के गुजर रहा हूँ। जैनेंद्र की एक प्रसिद्ध कहानी है पत्नी, और उस कहानी में परंपरागत रूप से, अभी हम स्त्री विमर्श की चर्चा करके आ रहे हैं, पीएचडी वाइवा था हमारे शोधार्थी का, उसमें भी स्त्री सशक्तिकरण की बात हुई है। तो ये जो कविता है, ये कविता का जो शीर्षक है एक बार भी बोलती, स्त्री को केंद्र में रख करके और समूचे स्त्री जीवन को उद्घाटित करने वाली ये कविता है। उसकी चंद पंक्तियां, बहुत अच्छी कविता है, पूरी मतलब विस्तार से अपनी बात सर ने इसमें कही है, लेकिन उसकी चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। और एक दिन सबके सामने, मेहमानों और घर के लोगों के सामने मैंने उसे बुरी तरह डांटा, फिर भी वह कुछ नहीं बोली, रोई भी नहीं। अभी भी मैं समझ नहीं पाया कि वह कभी बोली क्यों नहीं। एक प्रसंग नहीं है, ऐसे कई प्रसंग हैं, लेकिन वो कभी बोली नहीं। और अभी भी मैं समझ नहीं पाया कि वह कभी बोली क्यों नहीं। मरते वक्त भी वह कुछ नहीं बोली, वह कभी बोली क्यों नहीं, एक बार भी बोलती। तो ये जो कविता है वो एक तरह से व्यवस्था को बयां करती है, और व्यवस्था में दम घुटता हुआ जो स्त्री जीवन है उसको ये कविता बयां करती है। और जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था, जैनेंद्र की कहानी पत्नी, तो उसमें भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति का उद्घाटन किया गया है। तो पुरुष की जो वर्चस्ववादी व्यवस्था है या पुरुष प्रधान जो समाज है उसकी पोल खोलती हुई ये कविता है। और चाहे मजदूर वर्ग की बात करें, चिड़िया की बात करें, खेत खलिहान की बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य हो, सामाजिक जीवन दर्शन हो, हर पहलू को, हर आयाम को अरुण कमल जी ने अपनी कविताओं में उद्घाटित किया है। अब अधिक समय जाया न करते हुए मैं मौखिक रूप से हम सभी की ओर से हमारे मध्य उपस्थित और हम सभी के आकर्षण का केंद्र प्रोफेसर अरुण कमल जी, इनका भी मैं इस सत्र में स्वागत करता हूं। उसके साथ साथ हिंदी की वरिष्ठ प्रोफेसर सुनीता मंजनबैल मैडम भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी, तो इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और कन्नड़ के एक महत्वपूर्ण रचनाकार और हिंदी के उभरते हुए रचनाकार, मैं संकोच से कह रहा हूँ सर को, क्योंकि वो स्थापित रचनाकार है अपने आप में, लेकिन हिंदी में अब सर की बहुत अच्छे से कलम चल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदी में भी वही ख्याति सर को अर्जित हो जो कन्नड़ में है। तो प्रोफेसर विक्रम विसाजी सर, अधिष्ठाता मानविकी संकाय, मानविकी एवं भाषा स्कूल के अधिष्ठाता, इनका भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथ ही आप सभी उपस्थित श्रोता वर्ग का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और इसके बाद प्रोफेसर विक्रम विसाजी सर को मैं माइक सुपुर्द कर रहा हूँ। हाँ, तो इस सत्र का जो प्रारंभ होगा, स्वप्निल चाफेकर सर की सुमधुर आवाज़ में हम लोग एक भजन सुनेंगे और इस भजन से हम आगाज करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम स्वप्निल चाफेकर सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। अब उनके मुझे भी अभी पता चला कि मुझे गाना है। सबको नमन करके एक मराठी अभंग सुनाता हूँ, जो कि राग भीम पलासी में है, जो इसी समय का राग है। नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा, मन माझे केशवा, कावन घे
अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. सांगा पंढरी राया काय करूयासी, सांगा पंढरी राया काय करूयासी. कारूप ध्यानासी, कारूप ध्यानासी. नये तुझे, नये तुझे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. कीर्तनी बैसता निद्रे नागविले, कीर्तनी बैसता निद्रे नागविले. मन माझे गुंतले, मन माझे गुंतले. विषय सुख, विषय सुख अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. मन माझे केशवा, मन माझे केशवा. काबान घे, काबान घे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ जी. ಎಲ್ರಿಗೂ नमस्कार, सभी को नमस्कार. ये दूसरा सत्र है काव्य पाठ और संवाद का, और ये दिन जो मातृभाषा दिवस है ये हम सब के लिए बहुत ही यादगार दिन रहेगा, क्योंकि हमारे साथ अरुण कमल जी है जो हिंदी के बहुत ही प्रख्यात कवि हैं और आलोचक है, संपादक है. और हिंदी विभाग शुरू होके लगता है 14 साल हो गया है ना मैडम? 12 साल. ठीक है, 12 साल का वनवास उनका छूट गया अरुण कमल जी आने से. हिंदी विभाग ऐसे पहले से भी बहुत सारे कार्यक्रम, कार्यागार, सेमिनार करते रहे, लेकिन इतने बड़े पैमाने के एक राइटर हिंदी विभाग में आना ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का एक अवसर रहेगा. मैं सुबह से सोच रहा था कि अरुण कमल जी को हमने क्यों बुलाया और अरुण कमल जी को पढ़ते वक्त हम सबको क्या लगा, खास करके मुझे क्या लगा. जिन्होंने हिंदी भाषा को एक नया आयाम दी, हिंदी भाषा का एक जो उसका अंत सत्व है उसको अपने कविताओं के जराए जिन्होंने बढ़ाया. और वो लिखते हैं कि मेरा काव्य एक भिक्षा पात्र है, उसमें हर घर का अन्न है. ये उनके कविता से मैंने सुना. और हमारे अपगरे सर भी एक बिल्ली के बारे में एक तत्वपद है, वो गाते रहते. वो बिल्ली हर घर को जाके अपना खाना खाते रहता है. कविता भी ऐसा ही है, एक बिल्ली के जैसे जो हर घर को जाके अपने शब्दों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को ग्रहण करते रहता है. और सुबह उन्होंने जिस तरह से बात किया, हम सबको ये एहसास हुआ है कि लैंग्वेज का, भाषा का कितना महत्व है. हमें याद आता है कि द फॉल ऑफ द लैंग्वेज इज द फॉल ऑफ द ह्यूमन एसेंस. जहाँ भाषा गिर जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी अंदर से अंदर कहीं गिर रहा है, अपने नैतिकता से गिर रहा है, अपना एक अंदरूनी जगत से वो दूर हो रहा है. उसका झलक उसके भाषाओं में, उसका लेखनों में वो देखने को आता है. और
हम बाहर से कितने भी दृष्टिकोण को ले लें, अगर हमारा अंतर का दृष्टिकोण अगर दुर्बल रहा तो बाहर की कोई दृष्टिकोण हमें आगे नहीं ले जाएगा। इसलिए आप कभी भी अरुण कमल जी के जब कविता पढ़ते हैं, मैं उल्लेख करना चाहा, लेकिन सुबह हमारे संदीप जी उल्लेख किए थे धार कविताओं को। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों की अपनी केवल धार। और उनके और एक कविता है, उस पे वो लिखते हैं कि वित्त मंत्री के मेज पर खाना, वो एक्चुअली वित्त मंत्री के घर जाते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन वो मेज पे इतना भरा हुआ खाना देख के उनका खाने का एक चाहत ही मर जाता है। कभी कभी होता है, किसी को अगर आप बहुत ही वैभवीकरण करेंगे तो उसको देखने का एक चीज ही बदल जाता है। उस तरीके का एक कविता अरुण कमल जी का मैंने पढ़ा। और अरुण कमल जी कहे थे कि हम दोनों कविता लास्ट में पढ़ेंगे। ये सत्र ऐसा शुरू हो कि हम कुछ बातचीत करें, कुछ संवाद करें। और संदीप जी ने तो उस संवाद का ठीक तरह से शुरुआत किया, काव्य के बारे में, काव्य की भाषाओं के बारे में, काव्य की अलग अलग शैलियों के बारे में उन्होंने कुछ बताए हैं। अभी मैं अरुण कमल जी से विनती करता हूँ कि वो अपनी काव्य की एक जो जर्नी है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अरुण कमल जी तुलसीदास जी से, कबीर से और खासकर निराला जी से, इन सब से बहुत ही प्रभावित है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि ये सब, इनसे मैंने क्या कुछ सीखा। कबीर को दो बेटे थे, एक कमल और एक कमली, कमाली, एक बेटा एक बेटी। अगर कबीर को तीसरा बेटा होता तो जरूर उसका नाम अरुण कमल होता। क्योंकि कबीर को परंपरा को आगे बढ़ाना, तुलसीदास जी का परंपरा को आगे बढ़ाना, आगे जी की परंपरा को आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक भाषा में अरुण कमल जी ने उन सभी क्रियाओं को बहुत ही समर्थक तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से उन्होंने किया है। इसलिए भाषा के बारे में अरुण कमल जी क्या सोचते हैं, काव्य के बारे में क्या सोचते हैं, और हिंदी की जो एक विरासत है, एक बड़ी परंपरा है, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में वो कुछ शब्द आपके सामने रखेंगे। बाद में हम इस संवाद को अलग अलग तरीके से ले जाने के प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। सर बैठ के ही बातें करें, माइक निकाल दें। जैसे सुविधा हमको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से कर सकते हैं। तीनों भी बैठिए सर, माइक ही मूव करते रहें। ಇದು ಬರಲ್ಲ, वायर आ जाएगा वहाँ तक। ठीक ठीक। ठीक है, भाई सुबह जो हम लोग ऊपर थे और अब नीचे आ गए। कविता का कमाल है सर। अच्छा ही है, ऐसे ही होना भी चाहिए। और फूको ने कहा है, जब उत्तर आधुनिकता की बात होती है तो फूको की बात होती है कि हमारे जितने क्लासरूम्स हैं, कक्षाएं हैं, उनमें छात्रों और शिक्षक के बैठने का एक ही तरीका होता है कि शिक्षक एक तरफ होता है मेज के और वो थोड़ी ऊंचाई पर होता है और छात्र सामने बैठे होते हैं।
दोनों के बीच में मेज होती है और वो एक अकेला सबको नियंत्रित करता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि इस कक्षा को एक गोलमेज की तरह भी तो किया जा सकता है, जिसमें बराबरी का भाव हो, संवाद का भाव हो। तो मुझको अच्छा लगा कि चलिए ऊपर से कम नीचे तो आए। दूसरी बात, अब इतना हम जो यहाँ आए हैं तो सबसे पहले मैं इस औपचारिक रूप से प्रोफेसर विक्रम जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये उन्हीं के कारण से मैं यहाँ आ सका, और वो कारण भी ये है कि हिंदवी करके एक चैनल कह सकते हैं है, बहुत लोकप्रिय चैनल है वो, हिंदी का और उर्दू का। उर्दू रेख्ता नाम से वो करते हैं और हिंदी का हिंदवी नाम से करते हैं। तो वो लोगों से बातचीत करते हैं, लंबी बातचीत करते हैं, 1.5-2 घंटे की। तो उसमें मेरी भी, मुझसे भी उन्होंने बातचीत की। तो मुझसे ये भी पूछा कि आपकी अभी तुरंत ख्वाहिश क्या है, इच्छा क्या है आप? तुमने कहा कि मैं हम्पी जाना चाहता हूँ। अब पता नहीं किस संयोग से प्रोफेसर विक्रम जी ने उस इंटरव्यू को देख लिया और उन्होंने मुझको कहा कि आप हम्पी आ जाइए, आप यहाँ आइए, हम लोग हम्पी चलेंगे। अब ये तो ऐसे भी हम सब लोगों के लिए तीर्थ क्षेत्र है। बसवन्ना का कल्याण यहाँ है, का महादेवी वहाँ आई, और फिर हैदराबाद से उधर श्री शैलम में भी उनकी गुफाएं हैं का महादेवी की। तो वैसे भी तीर्थ स्थल है, इच्छा ऐसे भी थी आने की, लेकिन हम लोग हम्पी भी जाने वाले हैं। और ये संभव हुआ केवल प्रोफेसर विक्रम जी के कारण। विक्रम जी को मैं पहले से जानता था एक कवि के रूप में, और अभी कन्नड़ भाषा के बड़े कवि हैं शिव प्रकाश, हमारे मित्र हैं। तो अभी हम लोग बनारस में थे अभी 10 दिन पहले, और साथ ही साथ हम लोग लौटे भी, वो बेंगलुरु चले गए, हम हैदराबाद आ गए। तो उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ की। तुमने कहा मैं तो उनके पास जाने वाला हूँ, तो बहुत खुश हूँ। तो मैं औपचारिक रूप से आप सबके सामने मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे लोग अभी भी बहुत कम हैं जो साहित्य से तो प्रेम करते हैं, लेकिन साहित्यकार से लिखना या खराब लिखना वो एक अलग बात है। लेकिन आमतौर पर साहित्यकार थोड़ा कभी कभी बहुत ही रुक्ष किस्म के, और कई बार तो बहुत ही उनको झेलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता ही है उनके साथ, होते हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं होता है। मैंने बहुत से लोगों को जो देखा है, जो बड़े लोग हुए, जो छोटे किस्म के लेखक होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम हैं, तो हमें वो सब गड़बड़ियाँ नहीं होंगी। तो इसलिए विक्रम जी को ये भरोसा भी था कि कोई हर्जा नहीं। तो मैं औपचारिक रूप से बहुत बहुत आभारी हूँ विक्रम जी का, और पूरे हिंदी विभाग का, कन्नड़ विभाग का, और पूरे विश्वविद्यालय का। अब इन्होंने एक ऐसी बात कही पूरी यात्रा के बारे में, तो अब फिर इस यात्रा के बारे में सोचने में मुझको एक दूसरी बात याद आती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आलोचना भी लिखता हूँ। तो वाल्टर बेनियामिन, यहाँ जो अंग्रेजी के अगर कोई विद्यार्थी हो तो वो जानते होंगे उनके बारे में, या शायद न भी जानते हों, क्योंकि अंग्रेजी के लेखक तो हैं वाल्टर बेनियामिन। वो जर्मन भाषा में लिखते थे, और हिटलर के आने के बाद उनको जर्मनी छोड़नी पड़ी, और फ्रांस की सीमा पार करते हुए फिर नाजियों की गिरफ्त में आने वाले थे, तो उन्होंने अपनी जान देना बेहतर समझा। लेकिन बहुत बड़े आलोचक हैं 20वीं शताब्दी में, जिनका बहुत गहरा असर है, उनमें वो भी हैं।